2026 में भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी होगी? एक तरफ तो दुनिया भर में मंदी की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत की ग्रोथ के चर्चे हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए, एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सालों में भारत की आर्थिकी कहानी में लचीलापन भारी पड़ेगा या फिर जोखिम। लेकिन देखिए, भारत की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले दुनिया के आर्थिक मौसम का हाल जानना होगा। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार सच में धीमी पड़ रही है? क्योंकि इसी से तय होगा कि भारत के लिए आगे का रास्ता कितना आसान या मुश्किल है। इसको ऐसे समझिए कि ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़े जहाज की तरह है और जब उसकी रफ्तार कम होती है तो उसकी लहरें हर छोटी बड़ी नाव तक पहुंचती ही हैं। तो सवाल ये है कि जब ये बड़ा जहाज धीमा हो रहा है तो क्या भारत की नाव अपनी रफ्तार बनाए रख पाएगी? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दुनिया का हाल। और केयर रेटिंग्स की एक ताज़ा रिपोर्ट हमें बताती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वाकई एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.1%। ये अगले 5 सालों के लिए दुनिया की आर्थिक विकास दर का अनुमान है। अब ये सुनने में शायद ठीक लगे, लेकिन महामारी से पहले का औसत 3.7% था। ये जो गिरावट है ना, ये साफ साफ इशारा कर रही है कि दुनिया की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ रही है। एक्सपर्ट्स इस दौर को एक नया नाम दे रहे हैं, स्लोबलाइजेशन। और ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, जिसने दशकों तक दुनिया के व्यापार को बढ़ाया, अब एक तरह से रुक सा गया है। देशों के बीच व्यापार पर पाबंदियां बढ़ रही हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन माहौल को और भी मुश्किल बना रही हैं। और ये बदलाव कितना बड़ा है वो यहाँ इस ग्राफ में साफ दिखता है। 2008 के आर्थिक संकट से पहले देखिए, ग्लोबल एक्सपोर्ट की रफ्तार कितनी तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये ग्रोथ लाइन लगभग सपाट हो गई है। यही है ग्लोबलाइजेशन से स्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने का सबसे पक्का सबूत। तो दुनिया की इस थोड़ी निराशाजनक तस्वीर के बीच भारत कहाँ खड़ा है? क्या भारत भी इसी धीमी रफ्तार का शिकार होने वाला है, या फिर वो एक अपवाद, एक आउटलायर बनकर उभरेगा? और इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 6.2%। ये 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। याद है दुनिया का औसत 3.1%, तो उसके मुकाबले 6.2%, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और यही वो बात है जो भारत की कहानी को सबसे अलग बना रही है। जब हम भारत की तुलना दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं तो ये अंतर और भी साफ नजर आता है। अमेरिका हो, यूरोप हो या चीन, सबके विकास दर के अनुमानों के बीच भारत का ये जो ग्राफ है वो सबसे ऊंचा खड़ा है। मतलब साफ है, जब दुनिया धीमी पड़ रही है तो भारत से उम्मीद है कि वो अपनी रफ्तार बनाए रखेगा। लेकिन ये 6.2% की ग्रोथ आखिर आएगी कहाँ से, है ना? हर तेज रफ्तार गाड़ी के लिए एक दमदार इंजन चाहिए। तो अब सवाल यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का वो इंजन क्या है और क्या उसमें सच में इतना दम है? इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए अब हमें एक और एक्सपर्ट रिपोर्ट को देखना होगा जो ICRA की है। देखिए, जहां केयर रेटिंग्स ने हमें एक बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर दिखाई, वहीं ICRA की रिपोर्ट हमें अर्थव्यवस्था के उस इंजन यानी बैंकिंग सेक्टर के अंदर की कहानी बताएगी। तो चलिए अब जरा बैंकिंग सेक्टर के अंदर झांकते हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्योंकि देखिए, लोन और क्रेडिट के बिना विकास तो हो ही नहीं सकता। ICRA का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026 में क्रेडिट ग्रोथ करीब 10.8% रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि बैंक बाजार में पैसा दे रहे हैं, लोन बांट रहे हैं और अर्थव्यवस्था का इंजन सच में चल रहा है। पर कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन भारत के बैंकिंग सेक्टर के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। इन्हें हम हेडविंड्स कह सकते हैं, मतलब वो मुश्किलें जो रफ्तार को कम कर सकती हैं। इसे एक खींचतान की तरह समझिए। एक तरफ है टेलविंड्स, यानी वो चीजें जो रफ्तार बढ़ाने में मदद कर रही हैं, जैसे सरकार और RBI की नीतियां जो बैंकों को ज्यादा लोन देने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हेडविंड्स, जो रफ्तार को पीछे खींच रही हैं, जैसे बैंकों के लिए लोगों से पैसा जमा करवाना मुश्किल हो रहा है और उनका मुनाफा भी घट रहा है। आइए इन चुनौतियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली, बैंकों का मुनाफा, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, वो कम होने की आशंका है। आसान भाषा में लोन से कमाई और जमा पर दिए जाने वाले ब्याज का फर्क घट रहा है।
दूसरी, बैंकों में डिपॉजिट यानी जमा राशि पाने के लिए जबरदस्त कंपटीशन है। और तीसरी और सबसे अहम, कुछ तरह के लोन जैसे बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन और छोटे बिजनेस लोन में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि बैंकों के बैड लोन या एनपीएस बढ़ सकते हैं। और इसी मुश्किल को आईसीआरए के सचिन सचदेवा और भी साफ तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बैंकों ने पहले ही अपने पास जमा पैसे का एक बड़ा हिस्सा लोन में दे दिया है। अब और लोन देने के लिए उन्हें और डिपॉजिट चाहिए, जिसके लिए बैंकों में आपस में ही होड़ मची है। और इसी वजह से वो अपनी डिपॉजिट दरें आसानी से कम नहीं कर पाएंगे, भले ही आरबीआई रेपो रेट घटा दे। तो इन सभी जानकारियों को मिलाकर 2026 के लिए भारत की आखिरी तस्वीर कैसी बनती है? ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है, जिसमें ताकत भी है और चुनौतियां भी। ये बैलेंस शीट पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। एक तरफ है भारत की ताकतें, 6.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ और ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली सरकारी नीतियां। लेकिन दूसरी तरफ हैं वो चीजें जिन पर लगातार नजर रखनी होगी, बैंकों के लोन की क्वालिटी, उनके घटते मुनाफे और पैसा जमा करने की चुनौती। तो कुल मिलाके ये तस्वीर उम्मीद तो जगाती है, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की सलाह भी देती है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ने लचीलापन तो बहुत दिखाया है, ये बात सही है, लेकिन क्या उसकी वित्तीय नींव यानी उसका बैंकिंग सिस्टम आने वाले दबाव को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है? यही वो सवाल है जिसका जवाब अगले कुछ सालों में भारत की आर्थिक कहानी तय करेगा।